नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सही मायनों में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है जो खासकर 19वीं सदी के यूरोप पर है। और ये दिखाती है कि कैसे वो अलग-अलग पहचान वाले इलाके एक राष्ट्र के विचार से जुड़ने लगे। बिल्कुल। तो चलिए इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये राष्ट्रवाद की चिंगारी मतलब कैसे भड़की, कैसे फैली और इसने पूरे यूरोप को किस तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस समय के यूरोप से। कैसा था वो? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम जिन बड़े देशों को जानते हैं, जर्मनी, इटली, वो उस शक्ल में थे ही नहीं। पूरा महाद्वीप छोटे छोटे राज्यों, रजवाड़ों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। अच्छा। सोचिए, आज को जो जर्मनी है उसकी जगह करीब 39 अलग अलग राज्य थे। 19वीं सदी में 39? हाँ, 39। और इटली भी कई हिस्सों में विभाजित था। कुछ पर तो बाहर की ताकतों जैसे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। हर जगह की अपनी अलग बोली, अपनी अलग संस्कृति, अपने अलग शासक। एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की पहचान अपने छोटे से इलाके तक ही सीमित थी। कोई हम सब एक देश के हैं वाली भावना वो आम नहीं थी। हाँ, ये तो काफी बिखरी हुई सी तस्वीर लगती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सोच बदलने लगी? मैंने सुना है नेपोलियन के युद्धों का इसमें बड़ा हाथ था। बिल्कुल। नेपोलियन ने जब यूरोप में अपनी विजय यात्रा शुरू की तो उसने पुरानी व्यवस्थाओं को, आप कह सकते हैं, झकझोर दिया। उसने कई राज्यों को जीता, सीमाओं को बदला, नए कानून लागू किए। अब देखिए, भले ही उसका मकसद अपना साम्राज्य फैलाना था, हाँ। लेकिन अनजाने में ही उसने दो चीजें कर दी। एक, उसने कई छोटे राज्यों को खत्म करके बड़े प्रशासनिक यूनिट बनाए। इससे लोगों को पहली बार शायद बड़े पैमाने पर साथ आने का अनुभव हुआ। अच्छा। और दूसरा, उसके हमलों ने कई इलाकों में विदेशी शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया जगाई। लोगों में ये भावना आने लगी कि हम स्थानीय लोग बाहरी ताकतों से अलग हैं, हमारी अपनी एक पहचान है। अच्छा, तो मतलब नेपोलियन के युद्धों ने अनजाने में ही सही पर राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। हाँ, कह सकते हैं कि उस उथल-पुथल ने जमीन तैयार कर दी। लोगों में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को लेकर एक नई जागरूकता पैदा हुई। यहीं से धीरे-धीरे वो विचार पनपना शुरू हुआ, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये सिर्फ राजाओं या नेताओं का विचार नहीं था, बल्कि आम लोगों के दिलों में भी जगह बनाने लगा था। तो ये राष्ट्रवाद आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो? देखिए, राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति गहरा लगाव, प्रेम और एकता की भावना। ये विचार कि हम सब जो एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसी संस्कृति साझा करते हैं या एक साझा इतिहास रखते हैं, हम सब एक राष्ट्र हैं और हमारा अपना स्वतंत्र देश होना चाहिए। मतलब अपनी सरकार, अपने लोग। हाँ, लोग चाहने लगे कि उनकी अपनी सरकार हो, जो उनके जैसे लोगों की हो, न कि किसी विदेशी राजा या साम्राज्य की। और ये फिर सिर्फ एक भावना नहीं रही, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन बन गई, जिसका मकसद था बिखरे हुए इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाना। और इसी आंदोलन ने इटली और जर्मनी जैसे देशों को जन्म दिया, जो पहले उस रूप में नक्शे पर थे ही नहीं। बिल्कुल। इटली और जर्मनी इसके सबसे क्लासिक उदाहरण हैं। सदियों से बटे हुए लोग, अलग अलग शासकों के अधीन रहने वाले लोग, अब एक झंडे के नीचे आने के लिए, कह सकते हैं, तड़प रहे थे। पर यह आसान नहीं था। इसमें बहुत संघर्ष लगा, विचार लगे और नेतृत्व भी। चलिए पहले इटली की कहानी देखते हैं। आपने बताया कि वो कई हिस्सों में बटा था। क्या स्थिति थी वहां, मतलब थोड़ी और विस्तार से? हाँ, इटली की हालत काफी पेचीदा थी। उत्तर में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का काफी दबदबा था। बीच में पोप का अपना शासन था, जिसे पैपल स्टेट्स कहते थे। पोप का शासन? हाँ, पोप का। और दक्षिण में स्पेन के बोर्बोन राजाओं का राज था। और एक महत्वपूर्ण राज्य था सार्डिनिया, पीडमोंट, उत्तर पश्चिम में, जहां एक इतालवी राजघराना शासन करता था। तो आप देख सकते हैं, कोई एक इटली था ही नहीं, कई सारे इटली थे एक तरह से। तो इसे एकजुट कैसे किया गया? मैंने कुछ नेताओं के नाम सुने हैं, मैत्सिनी, कावूर, गैरीबाल्डी। इनका क्या रोल था इसमें? हाँ, ये तीन नाम इटली के एकीकरण, जिसे वो रिसॉर्जिमेंटो कहते हैं, उसके स्तंभ माने जाते हैं। जूसेप्पे मैत्सिनी एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्हें इटली की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा? हाँ, क्योंकि उन्होंने विचार दिए, प्रेरणा दी। उन्होंने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया और युवाओं में राष्ट्रवाद की ज्वाला भड़काई।
उनका मानना था कि इटली का एकीकरण युवाओं के जोश और बलिदान से ही हो सकता है, और वो एक गणराज्य चाहते थे, राजा का शासन नहीं। अच्छा, तो मैत्सीनी ने वो वैचारिक जमीन तैयार की। फिर कावूर का क्या योगदान था? काउंट कैमिलो दे कावूर, वो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रधानमंत्री थे। वो मैत्सीनी की तरह क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही चतुर और यथार्थवादी कूटनीतिज्ञ थे। प्रैक्टिकल आदमी है। बिल्कुल। उन्हें इटली का दिमाग कह सकते हैं। वो जानते थे कि अकेले सार्डिनिया पिडमॉन्ट या इटली के लोग ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकत को नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने फ्रांस से मदद ली, कूटनीति का इस्तेमाल किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा 1859 में, और उत्तरी इटली के बड़े हिस्से को सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिला लिया। उनका लक्ष्य भी एक एकीकृत इटली था, लेकिन सार्डिनिया के राजा के नेतृत्व में, राजशाही के तहत। तो मैत्सीनी के विचार, कावूर की कूटनीति और गैरीबाल्डी, उनकी लाल कुर्ती सेना, वो रेड शर्ट्स के बारे में तो काफी सुना है। वो क्या कहानी थी? जिज़ेप्पे गैरीबाल्दी, वो एक सच्चे देशभक्त और बहुत कुशल सेनानायक थे। उन्हें इटली की तलवार कहा जा सकता है। तलवार, अच्छा। हाँ, वो मैत्सीनी के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कावूर का साथ देने को भी तैयार थे, अगर उससे इटली केक होता हो तो। 1860 में उन्होंने सिर्फ 1000 स्वयंसेवकों के साथ, जिन्हें उनकी लाल रंग की कमीजों की वजह से रेड शर्ट्स कहा गया, दक्षिण इटली यानी सिसिली और नेपल्स पर चढ़ाई कर दी। सिर्फ 1000 लोगों के साथ? ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये सुनने में तो हैरान करने वाला है, लेकिन गैरीबाल्डी इतने लोकप्रिय थे और लोगों में वहां के बोरबॉन शासन के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उनकी सेना में हजारों स्थानीय लोग जुड़ते चले गए। वाह! उन्होंने देखते ही देखते दक्षिण इटली को जीत लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। गैरीबाल्डी चाहते तो खुद वहां के शासक बन सकते थे या मैत्सीनी की तरह गणराज्य बना सकते थे, पर उन्होंने राष्ट्र की एकता को सबसे ऊपर रखा और पूरा जीता हुआ इलाका सार्डिनिया के राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय को सौंप दिया। अरे वाह! मतलब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर देश को रखा। बिल्कुल, इसी त्याग ने उन्हें और महान बना दिया। तो आप देखिए, विचार मैत्सीनी, कूटनीति कावूर और सैन्य कार्रवाई गैरीबाल्डी, तीनों का संगम हुआ। कमाल है। इन सबके मिले जुले प्रयासों से ही 1861 में इटली का राज्य घोषित हुआ और विक्टर एमानुएल द्वितीय एकीकृत इटली के पहले राजा बने। 1861 में? हाँ, हालांकि वेनिस और रोम बाद में जुड़े 1866 और 1870 में, लेकिन इटली एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। इटली की कहानी तो वाकई दिलचस्प है। अलग अलग तरीके, अलग अलग लोग, और सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए। अब जरा जर्मनी की तरफ देखते हैं। वहां भी तो कई राज्य थे, शायद इटली से भी ज्यादा। हाँ, जर्मनी का मामला और भी जटिल था। जर्मन भाषी इलाके करीब 39 राज्यों के एक ढीले ढाले महासंघ, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन कहते थे, उसमें बटे हुए थे, और इसमें ऑस्ट्रिया का दबदबा था। ऑस्ट्रिया का? हाँ, यहाँ इटली जैसी कोई लोकप्रिय जन क्रांति या मैत्सीनी जैसा कोई एक सर्वमान्य विचारक नहीं था शुरू में। यहाँ एकीकरण का बीड़ा उठाया प्रशा नाम के एक शक्तिशाली जर्मन राज्य ने। प्रशा? हाँ, प्रशा। और उसके चांसलर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। सारा खेल उन्हीं का था। बिस्मार्क? हाँ। इनका नाम तो बहुत सुना है, इतिहास की किताबों में खूब जिक्र आता है, और उनकी लौह और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन नीति का भी। इसका क्या मतलब था? क्या वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में यकीन रखते थे? देखिए, लॉ और रक्त बिस्मार्क की यथार्थवादी राजनीति, जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं, उसका एक तरह से प्रतीक था। उनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण मीठी मीठी बातों से, भाषणों से या संसद में बहस करने से नहीं होगा, जैसा कि 1888 की क्रांति में कोशिश हुई थी और वो असफल रही थी। अच्छा, पहले कोशिश हो चुकी थी? हाँ, पर वो नाकाम रही। तो बिस्मार्क का मानना था कि एकीकरण प्रशा की औद्योगिक ताकत यानी लौह और उसकी सैन्य शक्ति यानी रक्त के जरिए ही संभव है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ युद्ध ही जाते थे। वो एक बेहद बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे, लेकिन वो मानते थे कि जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वही निर्णायक होगा। तो उन्होंने इस नीति को अमल में कैसे लाया? मतलब कौन सी लड़ाइयां लड़ी, क्या किया उन्होंने? बिस्मार्क ने बहुत सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप काम किया। उनका मुख्य उद्देश्य था प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एकजुट करना। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जो कन्फेडरेशन में हावी था। बिल्कुल। तो उन्होंने पहले डेनमार्क के साथ मिलकर एक मुद्दा उठाया, फिर डेनमार्क को हराया 1864। फिर बड़ी कुशलता से ऑस्ट्रिया को ही जर्मन महासंघ से बाहर करने के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया 1866, और उसे बुरी तरह हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया? हाँ, 7 हफ्तों में ही।
इससे उत्तरी जर्मन राज्य प्रशा के साथ आ गए। ऑस्ट्रिया का दबदबा खत्म। अच्छा, तो उत्तरी जर्मनी तो साथ आ गया, फिर दक्षिणी राज्यों का क्या? हाँ, दक्षिणी जर्मन राज्य अभी भी थोड़े हिचक रहे थे। वो ज्यादातर कैथोलिक थे और उन्हें प्रशा के प्रोटेस्टेंट दबदबे से थोड़ी आशंका थी। बिस्मार्क ये बात जानते थे और वो ये भी जानते थे कि इन राज्यों को साथ लाने के लिए एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ साझा लड़ाई वो सबसे अच्छा तरीका होगा। बाहरी दुश्मन कौन? फ्रांस। बिस्मार्क ने जानबूझकर फ्रांस को उकसाया, कुछ कूटनीतिक चालें चली, एक टेलीग्राम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और नतीजा 1870 में फ्रांस ने गुस्से में आकर प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये तो बिस्मार्क की चाल थी। बिल्कुल। और जैसे ही फ्रांस ने हमला किया, दक्षिणी जर्मन राज्यों को लगा कि ये तो हम सब पर हमला है। वो देशभक्ति की भावना में प्रशा के साथ आ गए। प्रशा और उसके सहयोगी जर्मन राज्यों ने मिलकर फ्रांस को बुरी तरह हराया। खुद फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया। तो फ्रांस की हार ने जर्मनी के एकीकरण का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। बिल्कुल। फ्रांस की हार के बाद दक्षिणी राज्य भी प्रशा के नेतृत्व में एक एकीकृत जर्मनी में शामिल होने को खुशी-खुशी तैयार हो गए। और जनवरी 1871 में पेरिस के पास वर्साय का जो मशहूर महल है, उसके शीश महल में, जो कि फ्रांस के लिए एक अपमानजनक जगह थी, हाँ। वहीं पर प्रशा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट यानी काइजर घोषित किया गया। वर्साय में जर्मन सम्राट की घोषणा। हाँ, तो आप देख सकती हैं जर्मनी का एकीकरण इटली से काफी अलग था। ये ज्यादातर ऊपर से किया गया, राज्य द्वारा, सैन्य ताकत और कूटनीति के जरिए। इसमें जन आंदोलन का रोल इटली जैसा नहीं था। समझ गए। तो इटली और जर्मनी, दो बड़े नए राष्ट्र यूरोप के नक्शे पर उभर आए। इस पूरे राष्ट्रवाद के उभार और इन एकीकरणों का यूरोप पर और शायद दुनिया पर भी क्या असर पड़ा? क्या सब कुछ अच्छा ही हुआ? असर तो बहुत गहरा था और दूरगामी भी। सबसे पहला और सीधा असर तो यही था कि यूरोप का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पुराने साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य कमजोर पड़ गए। नए शक्तिशाली राष्ट्र राज्य उभरे, जर्मनी, इटली। इनसे यूरोप में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल गया। और लोगों पर क्या असर हुआ? लोगों में अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर जबरदस्त गर्व की भावना पैदा हुई। हम इतालवी हैं, हम जर्मन हैं। ये भावनाएं बहुत मजबूत हो गईं। शिक्षा, भाषा, सेना, राष्ट्रीय प्रतीक, झंडे, गान, सब कुछ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने लगा। लोगों में एक अपनेपन का, एक सामूहिकता का एहसास बढ़ा। ये तो सकारात्मक पहलू हुए, एकता, गौरव, अपनी पहचान। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पक्ष भी था, कोई डार्क साइड? हाँ, और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की यही भावना जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब वो आक्रामक हो जाती है, तो उग्र राष्ट्रवाद का रूप ले लेती है। उग्र राष्ट्रवाद? हाँ, मतलब सिर्फ हमारा राष्ट्र महान है का विचार दूसरे राष्ट्र हमसे कमतर हैं या हमारे दुश्मन हैं में बदलने लगता है। इससे देशों के बीच तनाव बढ़ा, शक बढ़ा, दुश्मनी बढ़ी। हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने लगा, हथियारों की एक होश ही शुरू हो गई। अच्छा। दूसरे देशों पर कब्जा करने और उपनिवेश बनाने की जो दौड़ थी, इंपीरियलिज्म, वो भी कहीं ना कहीं इसी राष्ट्रीय गौरव और आपसी प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी हुई थी। हमारे पास ज्यादा कॉलोनियां होनी चाहिए। मतलब जिस भावना ने देशों को अंदर से जोड़ा, उसी ने उन्हें बाहर एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। यही उग्र राष्ट्रवाद, ये आपसी दुश्मनी, ये सैन्य गठजोड़, ये सब आगे चलकर पहले विश्व युद्ध 1914-1918 के मुख्य कारणों में से एक बने। तो राष्ट्रवाद एक दोधारी तलवार साबित हुआ। इसने पहचान और एकता दी, लेकिन साथ ही संघर्ष और विभाजन के बीज भी बो दिए। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर उठी। इसका मतलब था अपने राष्ट्र से प्रेम और एकता की इच्छा। इसने इटली जैसे बिखरे हुए इलाके को मेस्सीनी के विचारों, काउर की कूटनीति और गैरीबॉल्डी की सैन्य ताकत के दम पर 1861 तक एक देश बना दिया। हाँ। वहीं जर्मनी में बिस्मार्क की लौ और रक्त की नीति, जिसमें युद्ध और कूटनीति दोनों शामिल थे, उसने 39 राज्यों को जोड़कर 1871 में एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और इन सब का नतीजा हुआ यूरोप का कायापलट। नए राष्ट्र बने, पुरानी सीमाएं मिटी, शक्ति संतुलन बदला और सबसे बढ़कर लोगों की सोच में राष्ट्र का विचार बहुत गहराई से बैठ गया। लेकिन जैसा हमने बात की, इसका एक अंधेरा पहलू भी था। राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ी,
जिसने भविष्य में बहुत बड़े संघर्षों की जमीन तैयार की। वाकई ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक विचार, एक भावना इतनी बड़ी ताकत बन सकती है। बिल्कुल। और आज जब हम इन घटनाओं को देखते हैं, इन प्रक्रियाओं को समझते हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि जिन चीजों ने उस जमाने में लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा था, जैसे मान लीजिए साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास या कोई बाहरी खतरा, या फिर मित्सीनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क जैसा कोई करिश्माई नेतृत्व, क्या वो चीजें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? आज की दुनिया तो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, ग्लोबलाइज्ड है। हाँ, ये तो है। तो क्या आज राष्ट्रीय एकता के लिए वही पुराने तत्व काफी हैं? या फिर साझा आर्थिक हित, या क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियां, या फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे नए मंच, क्या ये एकता या पहचान के नए आधार बना रहे हैं, या शायद पहचान को और फ्रैगमेंटेड कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि राष्ट्रवाद का भविष्य क्या है और राष्ट्रीय पहचान आज किन चीजों से बन रही है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।